हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 जुलाई के करेंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि करेंट अफेयर्स ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस या तो और जो भी अदर एग्ज़ाम रहता है वो सब चीज़ के लिए करेंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट रहता है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि 72 नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। ठीक है, यहाँ पे 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में जो बेस्ट फीचर फिल्म है वह अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वह आर्टिकल 370 फिल्म ने यहाँ पे जीता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं यहाँ पे। तो जो अवार्ड है उसका नाम क्या है, तो वो है बेस्ट फीचर फिल्म। ठीक है, ये अवार्ड का नाम है। ठीक है, और इसको कौन सी फिल्म ने जीता है, तो ये है आर्टिकल 370। और जो इसकी लैंग्वेज है इस फिल्म की, वो लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन है, इस फिल्म के डायरेक्टर तो वो है आदित्य सुहास जम्भाले। और इसकी जो लीड एक्ट्रेस है वो कौन है, यामी गौतम है। ठीक है, और जो यहाँ पे 72 नेशनल फिल्म अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई है तो वो कब की गई है, तो वो 18 जुलाई 2026 को की गई है। और कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और जो यहाँ पे और यहाँ पे जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं इन लीडिंग रोल, तो यहाँ पे कौन है, यामी गौतम है। और जो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है वो कौन है, शाश्वत सचदेव है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के लिए अर्जेंटीना को हराया। ठीक है, स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 जीतने के लिए किसको हराया है, अर्जेंटीना। मतलब जो फीफा वर्ल्ड कप ये हुआ था फाइनल, वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो वो स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था। तो जो ये मैच हुआ था, ये फाइनल मैच हुआ था, वह किस स्टेडियम में खेला गया। ठीक है, जो ये फाइनल मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया ये पूछा है। तो ये है मेट लाइफ स्टेडियम। ठीक है, उस स्टेडियम का नाम क्या है, मेट लाइफ स्टेडियम है। ठीक है, जहाँ पे स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप में 2026 में जीत हासिल की है, किसके खिलाफ, अर्जेंटीना के अपोजिट। ठीक है, तो जो स्पेन और अर्जेंटीना है उसके बीच में ये फाइनल मैच हुआ था फीफा वर्ल्ड कप। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो जो फाइनल का आयोजन स्थल है, मतलब जो ये मैच जहाँ पे मैच का वेन्यू क्या था, उस फाइनल वेन्यू क्या था वहाँ पे, तो वो था मेट लाइफ स्टेडियम। ठीक है, मेट लाइफ स्टेडियम जो कि न्यूयॉर्क में है। और जो ये स्टेडियम है वो न्यू जेर्सी स्टेडियम भी है इसका नाम। और जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी, यूएसए। मतलब जो ये स्थान है वो ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी, यूएसए में है, या मतलब अमेरिका में। और इसकी फाइनल की तिथि, डेट क्या थी, मतलब जो ये मैच हुआ है, फाइनल मैच हुआ है, उसका डेट क्या था, तो वो था 19 जुलाई 2026। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या था, तो स्पेन ने 1-0, ठीक है, स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से यहाँ पे हराया है। और जो इसका चैम्पियन है इस फाइनल मैच का, उसका चैम्पियन कौन है, तो इसका चैम्पियन स्पेन है। और उसके बाद की जो टीम थी वह कौन थी, मतलब उसके उप विजेता, तो वो थी अर्जेंटीना। ठीक है, और जो स्पेन के फीफा विश्व कप, मतलब जो स्पेन ने फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप जो जीता है वो अभी सेकेंड टाइम जीता है। ठीक है, फर्स्ट में उन्होंने 2010 में जीता था और अभी 2026 में, तो ये सेकेंड टाइम्स है उनका फीफा वर्ल्ड कप। और जो स्टेडियम की कैपेसिटी है, वो स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे, तो लगभग 82,500। ठीक है, यहाँ पे 82,500 दर्शक यहाँ पे रह सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है उस स्टेडियम की।
और जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप है उसके मेज़बान देश कौन कौन थे, उसके होस्ट कंट्री कौन कौन थे, तो वो थे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो मेट लाइफ स्टेडियम ने न्यू जर्सी में खेले गए पहले फीफा विश्व कप फाइनल की मेज़बानी की है। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल मून डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मून डे के बारे में बताया है, तो वह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, तो वह 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और जो ये किसके द्वारा अनाउंस की गया है, तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यह अनाउंस किया गया है। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है, ये है 20 जुलाई को, और इसका अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है, तो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, उसके द्वारा किया गया है। और इसकी जो अनाउंसमेंट की जो ईयर्स है वो क्या है, 2021 है, 2021 है। और जो यह यह प्रस्ताव था वह किसका प्रस्ताव था, तो एक संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव था। ठीक है, तो यह इसमें जो है कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, मतलब जो बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए था यह प्रस्ताव। तो इसको फर्स्ट टाइम कब मनाया गया है इंटरनेशनल मून डे को, तो यह 20 जुलाई 2022 को, 20 जुलाई 2022 को फर्स्ट टाइम यह इंटरनेशनल मून डे मनाया गया है। और यह मून डे किस लिए मनाया जाता है, तो यह अपोलो 11 मिशन तथा 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर मानव के पहले सफल अवतरण, ठीक है, मून लैंडिंग की ऐतिहासिक उपलब्धि पर मनाया जाता है यह जो ये डे है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि चंद्रमा में कदम रखने वाले फर्स्ट मानव कौन थे। ठीक है, चंद्रमा में कदम रखने वाले फर्स्ट मानव, तो वो नील आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग है जो कि अपोलो 11 के कमांडर है। अपोलो 11 के कमांडर है कौन, नील आर्मस्ट्रांग। और उसके बाद कमांड मॉड्यूल पायलट यहाँ पे कौन था, तो माइकल कॉलिंस था, जो कि चंद्रमा कक्ष में वहीं पे ही रहे। और इसका पर्पस क्या है यह डे मनाने का, तो जो चंद्र विज्ञान और चंद्रमा के सतत अन्वेषण तथा अंतरिक्ष गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मेन पर्पस है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है, तो यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में एंडी बर्नहैम को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने कियर स्टारमर का स्थान लिया है। तो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहाँ के, कियर स्टारमर थे यूनाइटेड किंगडम के, जो कि 20 जुलाई 2026 को किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। ठीक है, तो उन्होंने 20 जुलाई 2026 को यह प्रधानमंत्री पद की शपथ की है, प्राइम मिनिस्टर की जो पद है उसके लिए। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं। तो जो वहाँ के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने, न्यू प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थे, एंडी बर्नहैम थे, और कौन से कंट्री के, यूनाइटेड किंगडम के। और इसका जो पद था वो क्या था, यूनाइटेड किंगडम के एक प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में। और जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, पदभार ग्रहण किया है, तो वह कब किया था, तो वो 20 जुलाई 2026 को। और जो यूनाइटेड किंगडम थे उसके पूर्व प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, तो वो थे कियर स्टारमर। ठीक है, जो ये अभी न्यूली प्राइम मिनिस्टर बने एंडी बर्नहैम, वो कौन से पार्टी से बिलोंग करता है, कौन से पार्टी से बिलोंग करता है, तो ये लेबर पार्टी से बिलोंग करता है। और इसकी नियुक्ति कौन की थी, इसकी नियुक्ति किसने की थी, तो किंग चार्ल्स तृतीय ने। ठीक है,
और इसका निवास कहाँ पे है, इसका आधिकारिक निवास कहाँ पे दिया गया है, तो इसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि लंदन में है। और इसका जो ये पहले जिस पद पे थे वह कौन से पद थे, तो वो थे ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर, ठीक है, ग्रेटर मैनचेस्टर के ये मेयर थे। कब से कब तक, 2017 से 2026 तक ये मेयर थे। और इन्होंने और कुछ इसके प्रमुख रोल्स है, फॉर्मल रोल्स है, तो वो कौन कौन से है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट्स, और था चीफ सेक्रेटरी टू द ट्रेजरी। तो ये सब चीज़ उसके ये सब और फॉर्मल रोल्स हैं उनके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेशनल कमिश्नर फॉर मॉनिटरीज है के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर मॉनिटरीज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नेशनल कमीशन फॉर मॉनिटरीज के लिए हरिजीत सिंह ग्रेवाल, ठीक है, हरिजीत सिंह ग्रेवाल को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर इससे रिलेटेड, और यह 16 जुलाई 2026 को ये नियुक्त किया गया है, जारी की गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, ठीक है। तो यह नेशनल कमिश्नर फॉर मॉनिटरीज के पद में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है हरिजीत सिंह ग्रेवाल। और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, इसको किसके द्वारा अपॉइंटेड किया गया है, तो वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो कि नेशनल कमीशन ऑफ मॉनिटरीज। और फिर इसका जो नियुक्त जिसकी अपॉइंटेड की नोटिफिकेशन है वह कब हुई थी, 16 जुलाई 2026 को। और जो इसका कार्यकाल है वो कब तक है, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक है, ठीक है, जिस टाइम उन्होंने पदभार ग्रहण किया है उससे 3 वर्ष तक है ये। और इसके पहले इसके पूर्व अध्यक्ष कौन थे, नेशनल कमीशन ऑफ मॉनिटरीज के पूर्व अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे इकबाल सिंह लालपुरा। फिर यहाँ पे कुछ नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं, तो वो कौन कौन थे, ग्लेन ई सूजा टिकलो, ठीक है, जो कि नए सदस्य के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और जो यहाँ पे लीगल बेसिस है वो क्या है, तो ये नेशनल कमीशन ऑफ मॉनिटरीज, ठीक है, नेशनल कमिश्नर ऑफ मॉनिटरीज अधिनियम है 1992 की धारा 3 और धारा 4 के तहत नियुक्त की गई है लीगल बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। वर्ष 2026 में जापान ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, ठीक है। तो यहाँ पे जापान ओपन महिला मतलब जापान ओपन वुमेन्स सिंगलेट का खिताब जीतने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो है पीवी सिंधु है, जो कि जापान ओपन वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे जो विनर्स है तो वो कौन है, तो वो पीवी सिंधु है जो कि भारत से है। और कौन से टूर्नामेंट है, तो जापान ओपन 2026, ठीक है। और जो उसकी कैटेगरी है वो क्या है, वुमेन्स सिंगल्स है। और इसकी जो फाइनल स्कोर है वो कितनी थी, तो 2170 ये इसकी फाइनल स्कोर थी। और जो ये वेन्यू है वो कहाँ पे है, ये जो वेन्यू थी इस मैच की वो कहाँ पे था, तो वो था टोक्यो जो कि जापान में है। और इसका हिस्टोरिकल अचीवमेंट क्या है, तो जो जापान ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी कौन, पीवी सिंधु, ठीक है। तो ये इसका हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। और जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है, तो यह पीवी सिंधु का पहला जापान ओपन खिताब और
पहला BWF मतलब वर्ल्ड टूर सुपर 750 खिताब है। ठीक है, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और फिर जो इसकी करियर्स उपलब्धि है वह क्या है कि यह 2022 के सिंगापुर ओपन के बाद उनका पहला बड़ा खिताब था और 2024 के शायद मोदी इंटरनेशनल के बाद पहला टूर स्तरीय मतलब टूर लेवल खिताब है। ठीक है, तो इसके कुछ करियर से रिलेटेड कुछ उपलब्धि है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगठित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो न्यूली लॉन्च्ड वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, जिसकी स्थापना ये 16 जुलाई 2026 को की गई थी। फिर इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखते हैं यहाँ पे। तो जो उस संगठन है उसका नाम क्या है? तो है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो शंघाई में है जो कि चीन में है। और इसकी स्थापना कब हुई, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो वह 16 जुलाई 2026 को। और इसको कब लॉन्च किया गया है? विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन। ठीक है, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026। और जो इसके संस्थापक है, फाउंडिंग मेंबर्स है, तो वो कितने देश है इसमें? तो 29 कंट्रीज है इसमें। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर्स है तो 29 कंट्रीज है इसके फाउंडिंग मेंबर्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस संगठन का? तो ये देखते हैं। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, AI गवर्नेंस, क्षमता निर्माण तथा AI के जिम्मेदार विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। ठीक है, और इसकी पहल किसने की थी? इस संगठन की पहल किसने की थी? तो यह चीन के नेतृत्व में शुरू किया गया वैश्विक AI सहयोग मंच है जिसके द्वारा इसकी पहल की गई थी। ठीक है, और इसका कुछ फोकस एरियाज है, तो कौन कौन से है? ग्लोबल AI गवर्नेंस, AI रिसर्च एंड इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और यहाँ पे है इंटरनेशनल AI स्टैंडर्ड्स एंड कॉरपोरेशन। तो इसके कुछ फोकस एरियाज है ये सब। तो यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो भारत है उसका पहला अर्बन नाइट सफारी किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी विकसित किया जाएगा। और जो यह अर्बन नाइट सफारी है वो विश्व का 5वां नाइट सफारी होगा। ठीक है, भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी है वो विश्व का, वर्ल्ड का 5th नाइट सफारी है। फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं यहाँ पे। तो यह कौन से स्टेट में ओपन किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में। और कौन से सिटी में? तो ये लखनऊ में। और इसकी लोकेशन क्या है? कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पे इसको ओपन किया जा रहा है वह कौन सी जगह है? कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट। और इस परियोजना का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कुकरेल नाइट सफारी एवं डे जू परियोजना। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कुकरेल नाइट सफारी और डे जू प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसको किसके द्वारा अप्रूवल किया गया है? तो वो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको अप्रूवल किया गया है। कब किया गया है? 16 जुलाई 2026 को। और जो ये प्रोजेक्ट में कितने लागत आई है, इसकी कॉस्ट कितनी गई है? तो यहाँ पे बताया गया है तो लगभग 15,000 करोड़। ठीक है, 15,000 करोड़ इसमें इस प्रोजेक्ट में लागत आई है। और इस प्रोजेक्ट यह प्रोजेक्ट कितने एरिया में है? तो यह लगभग 5,000 हेक्टेयर इतने एरिया में यह प्रोजेक्ट
फैला हुआ है। और इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है, तो वह भारत का पहला अर्बन नाइट सफारी है और वर्ल्ड का 5th नाइट सफारी है। और यहाँ पे ग्लोबल रैंक इसकी क्या है, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद विश्व का 5वां नाइट सफारी। फर्स्ट में सिंगापुर है, सेकंड में थाईलैंड है, थर्ड में चीन है, फोर्थ में इंडोनेशिया, फिर उसके बाद 5th में ये भारत का है जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बागवानी के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ठीक है, बागवानी के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार, ठीक है, बागवानी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये है कृषि नेतृत्व पुरस्कार, जो कि 2026 में किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो वो है गुजरात। ठीक है, जिसको बागवानी के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और जो ये आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो दिल्ली में हुआ था और यह 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव के दौरान प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है वो देखते हैं। तो ये इस पुरस्कार का नाम क्या है, इस अवार्ड का नाम तो है बागवानी से रिलेटेड है, जो कि एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है। 2026 में अभी होस्ट किया गया है इसको। और इसके विनिंग स्टेट कौन से है, तो वो है गुजरात। और इसको प्रदान किया गया है किसके द्वारा, तो वो है 17 एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव। ठीक है, और इसका जो वेन्यू है वो कौन है, तो इसकी वेन्यू कौन है, तो वो है नई दिल्ली, इसका वेन्यू है। ठीक है, और जो ये प्रदान करता है प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो वो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। और जो यह अवार्ड प्राप्त किया है, रिसीव किया है, वह कौन है, तो वो है गुजरात सरकार की ओर से। ठीक है, गुजरात सरकार की ओर से गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघानी। ठीक है, तो इस अवार्ड को किसने रिसीव किया है, तो वो है गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघानी। ठीक है, और जो यह अवार्ड है उसका रीजंस क्या है, तो वो है बागवानी के क्षेत्र में है, जिसका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और फिर यहाँ पे देखते हैं जो करंट में गुजरात के चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, यहाँ पे है तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है वो भूपेंद्र पटेल है। जिसकी प्रीवियस अचीवमेंट क्या है, तो वह गुजरात को इससे पहले 2009 और 2014 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य मिल चुका है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिल चुका है। ये इसकी पूर्व अचीवमेंट है गुजरात की। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो भारत में जोखिम आधारित व्यवसाय अनुमोदन प्रणाली, ठीक है, भारत में रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है। ठीक है, तो इसमें जो रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम स्टार्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, जो कि कब इसको लागू कब किया गया है, तो वह है 16 जुलाई 2026 को। तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है उसको देखते हैं। तो वह स्टेट कौन सी है, तो वह छत्तीसगढ़ है। ठीक है, जिसमें जोखिम आधारित व्यवसाय अनुमोदन प्रणाली स्टार्ट की गई है, रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम। और इसकी विधेयक कौन है, तो यह है छत्तीसगढ़ इज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 में। और इसकी पारित होने की तिथि क्या है, पास्ड होने की डेट क्या है, तो वो है 16 जुलाई 2026। और भारत में इसकी पहली पहल ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, तो भारत में इसकी पहली पहल क्या है, तो व्यवसायों के लिए देश का पहला वैधानिक जोखिम आधारित अनुमोदन ढांचा लागू करने वाला राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है विष्णुदेव साय। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो व्यवसाय अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना, निवेश को बढ़ावा देना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना। और इसके कुछ फीचर्स है, तो वो क्या क्या है, तो वो है रिस्क बेस्ड क्लासिफिकेशंस और लो रिस्क वाले उद्यमों के लिए त्वरित अनुमोदन। और यहाँ पे पात्र व्यवसायों के लिए स्व प्रमाणन और निर्धारित समय सीमा के भीतर डिम्ब अप्रूवल। तो ये सब इसके कुछ
फीचर्स है यहाँ पे। और इसकी जो मेजर बेनिफिट्स है वो क्या है यहाँ पे, तो सूक्ष्म लघु माध्यम एवं उद्यम, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इसका बेनिफिट्स है। और न्यू इन्वेस्टर्स, ये भी इसके बेनिफिट्स है, बेनिफिशियर्स है, लाभार्थी है उसके। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। और जो यह पीडीएफ है, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसमें यह पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से यह पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।